ये कहा जाता है कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर किसी अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। देखिए बच्चों, जब किसी अभिक्रिया की बात की जाए तो किसी अभिक्रिया की संभावना को ऊष्मागतिकी बताती है। कहने का मतलब है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, उसकी संभाव्यता के बारे में हमें ऊष्मागतिकी से पता चलता है। जबकि कोई भी अभिक्रिया किस सीमा तक होगी इसके बारे में हमें पता लगता है रासायनिक साम्य से। कहने का मतलब है रासायनिक साम्य तो हमें अभिक्रिया की सीमा के बारे में बताता है, जबकि ऊष्मागतिकी हमें अभिक्रिया की संभावना के बारे में बताता है कि कोई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। लेकिन किसी भी अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए या पूर्ण रूप से किसी अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हमें उस अभिक्रिया का वेग भी पता होना क्या है, जरूरी है। कहने का मतलब है हमें ये पता होना जरूरी है कि अभिक्रिया किस वेग से हो रही है, अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और किस तरीके से किसी भी अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। और इसीलिए हम लोग रासायनिक बलगतिकी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया वे किस किस का अध्ययन करेंगे, अभिक्रिया के वेग का, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का। आगे देखिए, ऊष्मागतिकी के अनुसार स्थिर ताप एवं दाब पर वही अभिक्रिया होती है जिसके लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब है डेल जी लेस देन 0। यानी बेटा देखिए, ऊष्मागतिकी ये बताती है कि वही अभिक्रिया संभव है जिसके लिए डेल जी का मान क्या हो, 0 से कम हो, या मैं इसे भी ऐसे भी बोल सकती हूँ जिसके लिए डेल जी क्या हो, ऋणात्मक हो यानी नेगेटिव हो। क्लियर है? आगे देखिए, अभिक्रिया किस सीमा तक होगी इसे रासायनिक साम्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखिए, कोई भी अभिक्रिया किस सीमा तक होगी इसका निर्धारण किससे किया जाता है, रासायनिक साम्य से किया जाता है। आगे देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण रूप से समझने के लिए अभिक्रिया की संभावना तथा सीमा के साथ साथ इसके वेग एवं उसको निर्धारित करने वाले कारकों को जानना बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। देखिए बच्चों, अगर हमें किसी भी अभिक्रिया की पूर्ण जानकारी लेनी है तो हमें ये तो पता होना जरूरी है कि अभिक्रिया किस होने की संभावना है या नहीं है, और अभिक्रिया किस सीमा तक होगी, भाई ये तो हमें पता होना जरूरी है ही। साथ के साथ हमें ये भी पता होना जरूरी है कि अभिक्रिया का वेग क्या है और किस तरीके से अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित किया जा सकता है, और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे कारक है जो कि हमारे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे देखो, रासायनिक बलगतिकी में हम इन सब का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन न केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करता है अपितु उन स्थितियों का भी वर्णन करता है जिससे अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताती है, जबकि रासायनिक बलगतिकी हमें अभिक्रिया की क्या बताती है, गति के बारे में बताती है। देखिए बच्चों, जो रासायनिक बलगतिकी है वो हमें अभिक्रिया की गति के बारे में बताती है कि अभिक्रिया तीव्र गति से हो रही है या मंद गति से हो रही है। आगे देखिए, कुछ अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, कुछ मंद गति से होती है, और इसके बारे में रासायनिक बलगतिकी से ही हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। देखिए बच्चों, जो अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाओं का वेग अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कुछ अभिक्रिया बहुत ही तीव्र गति से होती है जिन्हें तात्कालिक अभिक्रिया कहा जाता है, और कुछ अभिक्रिया मंद गति से होती है, और कुछ अभिक्रिया अति मंद गति से होती है। तो इस तरीके से किस अभिक्रिया का वेग क्या है इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, रासायनिक बलगतिकी से। क्लियर है? अब देखिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। ऊष्मागतिकी तथ्य ये कहते हैं कि जो हीरा है वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में क्या होता है, बदल जाता है।
कहने का मतलब है हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तन हो जाता है या हीरा ग्रेफाइट में बदल जाता है। और ये जो परिवर्तन है ये एक ऊष्माक्षेपी परिवर्तन होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है यानी कहने का मतलब है हीरा जो ग्रेफाइट में बदलता है, ये जो क्रिया है ये इतनी धीमी गति से होती है कि हम इसको प्रेक्षित नहीं कर पाते, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते और हम ये सोचते हैं कि जो हीरा है वो सदैव ही क्या है, हीरा रहेगा या हीरा सदैव के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये हमें कैसे पता लगता है कि अभिक्रिया मंद है, तीव्र है या अति मंद गति से हो रही है? ये हमें पता लगता है रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन से। और इसीलिए बच्चों हमें रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करना क्या है, आवश्यक है। क्लियर है? आई बात समझ में? अब हम पढ़ लेते हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में। देखिए बच्चों, अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, ये कहा जाता है कि इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को ही अभिक्रिया का क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कहने का मतलब है जब कोई अभिक्रिया चलती है तो धीरे धीरे क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता तो कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। क्लियर है? इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो कोई भी अभिक्रिया है उसका जो वेग है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया के समय और वेग के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो देखिए बच्चों हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि समय के साथ में अभिक्रिया का वेग क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्यों होता है भाई ऐसा? देखिए समझने की कोशिश कीजिए। भाई शुरुआत में क्या होता है, जो अभिकारक है उनकी सांद्रता क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता है, ज्यादा होता है। धीरे 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 समय रहते रहते समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब देखिए इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अभिक्रिया का जो वेग है वो स्थिर नहीं होता है। क्लियर है? तो एक बार हम पढ़ लेते हैं अभिक्रिया के वेग के बारे में। देखिए बच्चों, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। क्लियर है? आगे देखो, अभिक्रिया के वेग को किसी अभिकारक की सांद्रता में कमी अथवा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। यानी हम अभिकारक की सांद्रता के कमी के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियमानुसार अभिक्रिया का वेग सांद्रता के समानुपाती होता है। देखिए बच्चों, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो सांद्रता के समानुपाती होता है। आगे देखिए, मान लेते हैं कोई अभिकारक R उत्पाद P में बदल रहा है। देखिए ये कोई अभिकारक है R यानी रिएक्टेंट है, P में बदल रहा है यानी प्रोडक्ट में बदल रहा है, यानी R अभिकारक P उत्पाद में बदल रहा है। क्लियर है? अब हम समय t1 पे बात करते हैं। तो जब समय t1 है तो R की सांद्रता क्या हो गई, R1, और P की सांद्रता क्या हो गई, P1। कहने का मतलब है अगर हम t1 समय की बात करें तो अभिकारक की सांद्रता R1, उत्पाद की सांद्रता P1। ठीक है, ये P1 हो गई। अगर हम समय t2 पर बात करें तो R की सांद्रता हो गई R2, यानी अभिकारक की सांद्रता R2 और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई, P2। क्लियर है? अब देखिए डेल टी यानी समय में परिवर्तन जो है वो क्या हो जाएगा, डेल टी बराबर T2 माइनस T1 हो जाएगा। क्लियर है? और अगर हम ये बात करें कि अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है, डेल R, तो डेल R बराबर हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ऐसे डेल P निकालना है तो P2 माइनस P1 हो जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? भाई डेल R हो जाएगा R2 माइनस R1, डेल P हो जाएगा P2 माइनस P1। आगे देखिए, R में ह्रास होने की दर, ह्रास का मतलब है R में कमी होने की दर क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, R की सांद्रता में कमी और भाग दे देंगे किसका, समय का। अरे भाई अगर हम R में ह्रास होने की दर की बात करें, R का मतलब है यहाँ पे अभिकारक। भाई हम लोगों को पता है R यानी अभिकारक, यानी अभिकारक में ह्रास होने की दर क्या होगा, तो R की सांद्रता में कमी बटा समय, यानी अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैं लिख सकती हूँ माइनस डेल R अपॉन डेल T।
लिख सकती हूँ इसको। इसी तरीके से देखिए, अगर P में वृद्धि होने की दर, P का मतलब है उत्पाद में, यानी उत्पाद में वृद्धि होने की दर की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, P की सांद्रता में वृद्धि और इसमें भाग दे देंगे समय का। कहने का मतलब है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि और भाग दे दो यहाँ समय का। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस डेल P अपॉन डेल T हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ये तो हमने बात की R में ह्रास होने की दर, ह्रास यानी कमी, यानी R में कमी होने की दर है, ये P में वृद्धि होने की दर है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो माइनस और ये जो प्लस का चिन्ह है, ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें सांद्रता में कमी या वृद्धि को दर्शाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ ऋणात्मक तथा धनात्मक चिन्ह सांद्रता में कमी तथा वृद्धि को दर्शाते हैं। क्लियर है भाई, ये जो यहाँ पे ऋणात्मक और धनात्मक का चिन्ह है, ये क्या दर्शा रहे हैं, ये यहाँ पे सांद्रता में कमी को या सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्लियर है। आगे चलिए आगे क्या है, समय के साथ अभिकारकों की सांद्रता घटती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ये मैंने आपको बताया है, अभी हमने बात की है कि जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। देखिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा जब हम समय के और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया समय, वाई एक्सिस पे हम लोगों ने ले लिया सांद्रता। जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारकों की सांद्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा देखो अभिकारकों के लिए, और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, यानी उत्पादों के लिए हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा। क्लियर है। देखिए इस ग्राफ को हम अलग से भी बना के समझ सकते हैं। मान लीजिए हम अभिकारकों की बात करें और अभिकारकों के लिए हम समय और सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे। ठीक है, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरीके से। ये किसकी बात की हमने, किसके लिए ग्राफ खींचा, अभिकारकों के लिए, अभिकारक के लिए, यानी समय के साथ अभिकारक की सांद्रता में क्या आ गई, कमी। और यही ग्राफ अगर हम उत्पाद के लिए खींचे तो देखिए हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा, यानी हमने यहां तो ले लिया समय और यहाँ ले ली सांद्रता। उत्पाद की बात कर रहे हैं हम, उत्पादों की सांद्रता की बात कर रहे हैं। ये जो ग्राफ है हमारा, ये किसके लिए खींचा हमने, उत्पाद के लिए। तो देखिए अभिकारकों के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा और उत्पाद के लिए इस तरीके से ग्राफ आएगा, और इन दोनों को कंबाइन करके ये ग्राफ बनाया है हमने, यानी अभिकारकों की सांद्रता में कमी, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि। आई समझ में, ग्राफ समझ में आया। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे औसत वेग के बारे में। देखिए बच्चों, औसत वेग क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में क्रियाकारकों या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का क्या निकल के आता है, औसत वेग ज्ञात किया जाता है। वापस देखिए, निश्चित समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय का भाग देने पर हम क्या निकाल सकते हैं, उस अभिक्रिया का औसत वेग। आगे देखिए, अतः औसत वेग का सामान्य सूत्र निम्न होता है। देखिए बच्चों, औसत वेग का क्या सूत्र निकल के आएगा, माइनस क्रियाकारकों की सांद्रता में परिवर्तन और भाग दे देंगे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही रखा है चिन्ह के बारे में, ये माइनस क्यों आया। आगे देखिए, और औसत वेग का सूत्र इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई, अगर हम उत्पादों के रेफरेंस में बात करें तो हम औसत वेग का सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, इसमें भाग दे देंगे परिवर्तन में लगा समय। लीजिए भाई, ये भी हमारा औसत वेग का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। देखिए ये भी औसत वेग का सूत्र हो गया और ये भी औसत वेग का सूत्र हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं आर एवरेज। देखिए बच्चों, औसत वेग को ऐसे दिखाते हैं आर और ए वी, यानी औसत वेग, एवरेज। तो आर ए वी यानी औसत वेग बराबर हो जाएगा प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। अब ये डेल सी हमें क्या बता रहा है, सांद्रता में परिवर्तन को, और डेल टी बता रहा है समय में परिवर्तन को। अब ये सांद्रता में जो परिवर्तन है वो अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन भी हो सकता है या उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, चले आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, जो ये ग्राफ है
इस ग्राफ की सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो औसत वेग है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम समय और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचे तो आप लोगों को पता है इस तरीके से हमारा ग्राफ आता है ना, इस तरीके से ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है। तो इस ग्राफ की सहायता से भी हम औसत वेग को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है समय को और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है अभिकारकों की सांद्रता को। जब समय 0 है, जब t क्या है 0, जब t बराबर 0 है तो सांद्रता क्या है r0, ठीक है r0, और इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रारंभिक सांद्रता को। अब देखिए बच्चों, एक चीज यहां समझ लो, जो आपको ये ब्रैकेट में r और ये बड़े ब्रैकेट में P दिखाया गया है, इसका मतलब ये बात हो रही है सांद्रता के बारे में। अगर बड़े ब्रैकेट में R है, इसका मतलब अभिकारकों की सांद्रता के बारे में बात हो रही है, और बड़े ब्रैकेट में P है यानी उत्पादों की सांद्रता के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो समझ गए, ये बड़े ब्रैकेट में क्या दिखाया है इन्होंने, सांद्रता के पदों को यानी सांद्रता को दिखाया। आगे देखिए, अब देखिए ये जो ग्राफ आया है, अगर हम समय t1 पे बात करें तो समय t1 पर देखिए अभिकारकों की सांद्रता क्या है, r1 है, और हम समय t2 की बात करें तो अभिकारकों की सांद्रता क्या है, r2 है। यानी t1 पर सांद्रता r1 है, t2 टाइम पर सांद्रता r2 है। ठीक है, तो डेल r क्या हो जाएगा, सांद्रता में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, तो डेल r हो जाएगा r2 माइनस r1। क्या हो जाएगा, r2 माइनस r1। इसी तरीके से समय के अंतर की बात करें तो समय का जो परिवर्तन है वो इन दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी डेल t हो जाएगा t2 माइनस t1 हो जाएगा ना। अरे वापस देखिए बच्चों, डेल r हो जाएगा हमारा r2 माइनस r1 हो जाएगा ना। देखिए, और अगर हम समय की बात करें तो डेल t बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1। तो लीजिए हम औसत वेग निकाल लेंगे। लीजिए भाई क्या हो जाएगा, r एवरेज बराबर माइनस डेल r अपॉन डेल t। ठीक है, ये माइनस आ गया और ये हमने ब्रैकेट में ले लिया r2 माइनस r1 और भाग दे दिया t2 माइनस t1 का। लीजिए भाई, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। और हमने ये औसत वेग किससे ज्ञात किया, जब हम लोगों ने समय और अभिकारकों की सांद्रता के बीच में क्या खींचा, ग्राफ खींचा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए, जब हम समय और उत्पाद की सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो उससे भी हम औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, लीजिए भाई हम लोगों ने समय और उत्पादों की सांद्रता के बीच में ग्राफ खींचा, हमारा ये ग्राफ आएगा इस तरीके से हम लोग पढ़ के आए, क्योंकि क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है। अब हम समय t1 की बात करें तो समय t1 पर उत्पाद की सांद्रता p1 है। भाई t1 पे सांद्रता क्या है उत्पाद की, p1। समय t2 पर सांद्रता क्या है, p2। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन है डेल p किसके बराबर हो जाएगा, p2 माइनस p1 के हो जाएगा। और देखिए समय में परिवर्तन डेल t किसके बराबर हो जाएगा, डेल t बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1 के। और अब हम औसत वेग निकाल लेंगे। देखिए तो हमारा औसत वेग किसके बराबर होगा, डेल p अपॉन डेल t के। लीजिए भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, p2 माइनस p1 और भाग दे दिया हमने t2 माइनस t1 का। क्लियर है, आई बात समझ में। तो देखिए हम लोग इस तरीके से ग्राफ खींचकर औसत वेग ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, अब बात करेंगे तात्क्षणिक वेग की। देखिए तात्क्षणिक वेग क्या होता है, किसी क्षण पर अभिक्रिया का वेग क्या है उसे हम लोग तात्क्षणिक वेग कहते हैं। देखिए बच्चों, किसी अभिक्रिया में निश्चित क्षण पर वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। यह किसी निश्चित क्षण पर वास्तविक वेग होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर किसी निश्चित क्षण पर वास्तविक वेग की बात की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक वेग बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो तात्क्षणिक वेग होता है वो किसी क्षण पर वास्तविक वेग होता है। आगे देखो, अतः अभिक्रिया वेग का अर्थ तात्क्षणिक वेग से ही लिया जाता है और तात्क्षणिक वेग को किसी अति लघु समय अंतराल dt
यानी जब डेल टी शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी हम लिमिट लगाते हैं यहाँ पे डेल टी किधर, लिमिट लगा देते हैं कि डेल टी किधर जा रहा है, 0 की ओर, तो उसके लिए औसत वेग से हम इसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। यानी डेल टी इक्वल टू 0, या जो डेल टी है उस पर लिमिट लगा देते हैं 0 के बराबर की, तो यानी डेल टी 0 की ओर अग्रसर हो रहा है और उससे हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, औसत वेग से तात्क्षणिक वेग को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, अतः गणितीय रूप में अनंत सूक्ष्म dt के लिए तात्क्षणिक वेग निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों क्या है, अगर गणितीय रूप में हम इसे व्यक्त करें तो कैसे करेंगे। देखिए, आर एवरेज बराबर माइनस डेल आर अपॉन डेल टी, ठीक है, बराबर हो जाएगा डेल पी अपॉन डेल टी। लीजिए भाई, हमने लिमिट लगा दी यहाँ पे, भाई डेल टी किधर जा रहा है, शून्य की ओर। आर इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस का मतलब है तात्क्षणिक वेग, ठीक है, तो तात्क्षणिक वेग को ऐसे दिखाया जाता है, आर के नीचे INS t, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं dp अपॉन dt, ठीक है। आगे देखिए, तात्क्षणिक वेग को अभिकारक एवं उत्पाद के सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ से ज्ञात किया जाता है। देखिए बच्चों, तात्क्षणिक वेग को भी हम क्या कर सकते हैं, जो सांद्रता और समय के बीच में हमने ग्राफ खींचा था उससे ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा है या तो उससे ज्ञात कर सकते हैं, या उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है उससे भी हम तात्क्षणिक वेग को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इस वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का ढाल तात्क्षणिक वेग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम समझ लेते हैं कि तात्क्षणिक वेग को हम कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, ये देखिए ये ग्राफ है। सबसे पहले हमने ये जो ग्राफ लिया है वो लिया है समय और उत्पादों की सांद्रता के बीच में। क्लियर है, आपको पता है इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। अब देखिए, इस ग्राफ पे हमने क्या करा, इस वक्र पे कि हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये जो पिंक कलर की दिखाई हुई है। अब इस स्पर्श रेखा का हम लोगों ने ढाल निकाल लिया, ठीक है, ये तो dp को बता रहा है, dp, और ये बता रहा है dt को, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक जो हमारा वेग है, तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाएगा dp अपॉन dt, यानी ढाल के बराबर, ठीक है, तो निकाल लिया हम लोगों ने। इसी तरीके से देखिए, जब अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं हमें ये ग्राफ प्राप्त होगा, आप लोगों को पता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है। लीजिए भाई, हमने यहाँ पे भी एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब देखिए, अब जो हमारा तात्क्षणिक वेग है वो बराबर हो जाएगा माइनस dr अपॉन dt के, ठीक है, यानी जो हमारा तात्क्षणिक वेग है वो माइनस ढाल के बराबर होगा। लीजिए भाई, देखिए हमारा तात्क्षणिक वेग क्या होगा, माइनस dr अपॉन dt, यानी बराबर माइनस ढाल के। क्लियर है, तो देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा ग्राफ था, यानी अभिकारकों की सांद्रता और समय का जो ग्राफ था, उस वक्र पे, उस ग्राफ पे एक स्पर्श रेखा खींचकर हम लोगों ने ढाल ज्ञात कर लिया, और ठीक है, और उस ढाल से हम लोगों ने तात्क्षणिक वेग निकाला। आगे देखिए, अतः तात्क्षणिक वेग को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस dc अपॉन dt। यहाँ dc क्या है, सांद्रता में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, dt क्या है, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल। क्लियर है। अब देखिए वेग की इकाई क्या होती है। देखिए बच्चों, वेग की इकाई होती है सांद्रता समय इनवर्स। अरे भाई यहाँ से देखिए ना भाई, वेग क्या है, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, तो देखिए ऊपर सांद्रता नीचे समय, तो ये निकल के आ गया सांद्रता समय इनवर्स। अब देखो, यदि सांद्रता को मोल पर लीटर में यानी मोल लीटर इनवर्स में ली जाए सांद्रता, तथा समय सेकंड में लिया जाए, तो वेग की इकाई क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड। तो देखिए बच्चों, ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये हमारी वेग की इकाई निकल के आ गई है। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए हम अभिक्रिया से समझ लेते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए हम वेग कैसे निकालेंगे। देखिए ये कोई अभिक्रिया है जिसमें A और B अभिकारक है जो C और D उत्पाद में बदल रहे। क्लियर है, ये दो अभिकारक है, एक A एक B, दो उत्पाद है C और D। अब देखिए हम किसी की सहायता से भी यहाँ पे अभिक्रिया के वेग को निकाल सकते हैं। तो देखिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dA अपॉन dt,
या अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dB अपॉन dt, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर dC अपॉन dt, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर d अपॉन dt। कहने का मतलब है हम इन चारों में से किसी भी तरीके से अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है इन चारों में से अगर हमें किसी की भी सांद्रता दी हुई है या सांद्रता में परिवर्तन दिया हुआ है और समय में परिवर्तन दिया हुआ है किसी का भी, या तो A B इन दोनों में से किसी का या C D इन दोनों में से किसी का, तो हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई हम एक अभिक्रिया और देख लेते हैं। देखिए एक अभिक्रिया ये है M1A प्लस M2B, इससे बन रहा है N1C प्लस N2D। ठीक है, देखिए बच्चों M1 M2 और N1 N2 क्या है, ये स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो है अभिकारक, ये क्या है उत्पाद। अब हम क्या लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को लिखते समय हम स्टाइकियोमेट्री गुणांक का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए बच्चों हम लिखेंगे माइनस 1 अपॉन M1 dA अपॉन dt, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेग को माइनस 1 अपॉन M2 dB अपॉन dt, या हम वेग को ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन N1 dC अपॉन dt, या हम वेग को ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन N2 d अपॉन dt। क्लियर है? यानी हम इन चारों में से किसी भी तरीके से अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, अभिक्रिया वेग ज्ञात करते समय संतुलित अभिक्रिया के स्टाइकोमेट्री गुणांक का भाग दिया जाता है। देखिए बच्चों क्या किया जाता है, किसी भी अभिक्रिया के वेग को ज्ञात करने के लिए जो स्टाइकोमेट्री गुणांक है उनका क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो देखिए बच्चों आज हमने रासायनिक बलगतिकी का एक परिचय पढ़ा कि रासायनिक बलगतिकी है क्या और क्यों इसका अध्ययन किया जाना जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों ने अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ा, औसत वेग के बारे में पढ़ा, तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ा, और ये देखा कि किस तरीके से हम अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ बनाकर औसत वेग और तात्क्षणिक वेग को ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ये आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। अब इससे आगे के जो टॉपिक है वो हम लोग हमारे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।